गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हमने स्टैटिस्टिक्स पहले भी शुरू कर चुका है, एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर होगा। और पहले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसको मैं एक बार थोड़े से फिर से जो है ना एक हल्का सा रिवीजन देते हुए चलता हूँ, सो दैट कि आपको पता रहे कि हम क्या क्या बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने बात जो करना शुरू करी थी उसमें हमने बात करी थी सेंट्रल टेंडेंसी की। सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? बेसिकली हमको स्टैटिस्टिक्स में डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना होता है। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब होता है कि अगर सपोज मान लीजिए आपके पास मल्टीपल लोग हैं और मल्टीपल लोगों का हमने डेटा कलेक्ट किया, तो मान लीजिए 100 स्टूडेंट है और 100 स्टूडेंट को हमने ना वेट निकाला सबका। तो जो डेटा है जो उनका सबका डेटा तो सेम आएगा नहीं, तो सबका अलग अलग वेट आएगा, या कुछ लोगों का सेम भी आ सकता है। ठीक है, तो जो वेट है तो इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ मिनिमम होगा कुछ मैक्सिमम होगा। जैसे मान लीजिए मिनिमम वेट 30 किलो आया और मैक्सिमम वेट 70 किलो आया, तो 30 और 70 के बीच में क्या है? डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए ये डेटा का विस्तार है, मान लीजिए 30 to 70, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि बीच में ऐसी वैल्यू निकालना जिससे आधा एक तरफ हो जाए और आधा दूसरी तरफ हो जाए। आइडियल सिचुएशन तो यही होता है कि जितना इधर हो ना उतना ही इधर हो, मतलब दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाए। तो सेंट्रल टेंडेंसी की स्टडी में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मीन, उसके बाद पढ़ते हैं मीडियन, ठीक है, और उसके बाद पढ़ते हैं मॉड। ये तीन चीज़ें हमारे सिलेबस में और यही तीन चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब मीन में, इस मीन में मतलब एक अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है, फिर ज्योमेट्रिक मीन होता है, फिर हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद कंबाइंड मीन भी होता है, फिर वेटेड मीन भी होता है। समझ में आ रहा? इस तरीके से 4-5 प्रकार के मीन होते हैं, बट मीडियन एक ही होता है, मॉड भी एक ही होता है। तो ये मैंने आपको बताया था सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या है कि बेसिकली ये वैल्यू निकालना, ठीक है, जिसके आजू बाजू क्या है? डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पहली बात तो ये बात करते हैं अपन ने। दूसरी बात ये भी बात करी थी हमने कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जिस डेटा पर सेंट्रल टेंडेंसी अप्लाइज की जाएगी वो डेटा के प्रकार। तो डेटा के प्रकार मैंने आपको बोला था कि 3 टाइप से डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आपके क्वेश्चन में दिया जा सकता है। पहला है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम केवल हर स्टूडेंट का डेटा अलग डाल दें। जैसे अगर मान लीजिए क्लास में 10 स्टूडेंट है तो 10 का वेट, जैसे 1 2 3 4 इनका ये क्या है? सीरियल नंबर है, और उन सबका क्या देंगे? वेट दे देंगे, भैया ये उनका वेट है। ठीक है, लेकिन समझ आइए, तो पहला इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होगा। दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन। ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन देखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आपको अपडेट करना पड़े। ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन ही 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा? तो बेसिकली ग्रुप डेटा या ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन 2 प्रकार के होते हैं। समझ रहे? इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी कभी कभी लोग ग्रुप डेटा भी बोल देते हैं। ग्रुप डेटा बोल दिए तो इसका मतलब इसी की बात कर रहा है। अब होता क्या है? तो बेसिकली डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा कैसे दिया रहता है? तो ऐसे दिया रहता है, ये डेटा दिया रहता है और ये दिया रहता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये डेटा कितने लोगों का है। जैसे अगर मान लीजिए किसी का दिया है 30 पर लिखा है 5, इसका मतलब क्या है कि 30 वेट के हमारे पास 5 स्टूडेंट है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मान लीजिए अगर पर दिया है 40 और वहाँ पर लिखा है 6, यानी 40 वेट के कितने स्टूडेंट है? 6। समझ में आ रहा? उसके बाद जो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूअस जो डेटा है ऑब्जर्वेशन है, उसमें क्या होता है? क्लास होता है और फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में आ रहा है? क्लास फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ लिखता है कि 10 से मान लो 30 तक, इसमें 0 कोई भी नहीं है, लेकिन 30 से 40 के बीच में मान लो 11। जैसे यहाँ देखो 30 पर 5 से 40 हो गया, तो इन दोनों का ऐड करके 11 हो जाएगा। 30 से 40 के बीच में कितने लोग हैं? समझ में आ रहा? तो इस तरीके से ये दिया रहता है। ये भी मैं बता चुका था। मैं ये क्यों बार बार बता रहा हूँ, क्यों मैंने शुरुआत फिर से यहीं से करी? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जानते रहोगे ना कि डेटा कितने प्रकार से दे सकते हैं, तो जब कोई भी टेक्निक में पढ़ाऊँगा, चाहे मीन पढ़ाऊँ, चाहे मीडियन पढ़ाऊँ, चाहे मॉड पढ़ाऊँ, तो आपके दिमाग में हमेशा ये चलेगा कि इसका मतलब ये है कि अगर ये टाइप का डेटा मैं पढ़ चुका हूँ तो ये टाइप का डेटा अभी भी आना बाकी है। और वो जब भी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये ख़त्म हो गया, अब इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। ठीक है,
तो इसके लिए सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी मीन से, अरिथमेटिक मीन। देखिए, तो सबसे जो पहला जो हमने जो टेक्निक शुरू किया था वो किया था अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन बेसिकली अगर जनरल भाषा में समझाना है तो एवरेज मतलब अगर मान लीजिए एक मतलब अगर एक का वेट मान लीजिए 10 है, दूसरे का वेट अगर मान लीजिए 20 है, तो इनका एवरेज क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। इसी तरह अगर मल्टीपल, जैसे अगर मान लीजिए एक और इंट्रोड्यूस कर 30 तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 की जगह क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही एक और इंस्टीट्यूट कर दिया 45 तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे एक एक मेंबर ऐड होता जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मीन में हमने सबसे पहले इंडिविजुअल वाला लिया था। समझ में आ रहा, ध्यान सुनिएगा। इंडिविजुअल, देखिएगा शुरुआत करते हैं अच्छे से, यहाँ से ही शुरू करेंगे। ठीक है, सो दैट कि कुछ भी छूटे उठे ना, मतलब प्रीवियस वाले में ये थोड़ा सा रह गया था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया है। समझ में आ रहा, और इसको करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको अच्छे से कर दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा। तो आपको डेटा रिकॉर्डिंग टेक्निक भी हो गया अरिथमेटिक में। ठीक है, तो पहला जो है वह है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इसका देखिए थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी हमेशा रहेगा। समझ में आ रहा, हर टेक्निक में लिखा पढ़ी ज़्यादा है, क्वेश्चन बहुत ही कम है और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। बट लिखा पढ़ी आपको हर क्वेश्चन में हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, तो लिखा पढ़ी से थोड़ा सा बचने की जगह पे लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिए लेट। अगर आपने ऑलरेडी लिख चुके होंगे, कुछ अलग लिखे होंगे तो आप ये बताइए, क्योंकि ये क्या होता है ना कि जिस तरीके मैं हर बार मतलब समझ अपने मन से लिखने की वजह से कुछ चीज़ें बदल जाती है। लेट देयर आर एन ऑब्जर्वेशन हैविंग डेटा। ऐसा नहीं आप जो लिखे रहेंगे वो गलत होगा। समझ में आ रहा, हो सकता है कुछ और लिखा, हैविंग डेटा x1, x2, x3 डॉट 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 xn। मान लीजिए कि n ऑब्जर्वेशन किया गया, उनके डेटा जो है ये है। देन अरिथमेटिक मीन गिवन बाई x बार। याद रखिएगा अरिथमेटिक को हम x बार से दिखाते हैं। x मतलब होता है डेटा, अब बार मतलब उस पर होता है मीन। तो x बार इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइड बाई n। ठीक है, ये हमारा अरिथमेटिक मीन है। दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बार इक्वल टू समेशन xi अपॉन n। यहाँ i इक्वल टू 1 टू क्या है, n है। तो ये भी जो है आपको इम्पोर्टेंट नोट करने की ज़रूरत है। समझ में आ रहा, तो ये तो मतलब मैंने ये लिखवा दिया था। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट किया होगा तो इसे नोट कर ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया, सारे डेटा को जोड़ दिया है और डिवाइड बाय क्या कर दिया, n कर दिया। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज़ और मैं अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट करना चाहूँ तो बेसिकली मीन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सभी डेटाओं का सम होना चाहिए आपके पास, और डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, जितने भी डेटा होते हैं उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर मैं अगले बार, देखिएगा एक छोटा सा नोट ऐड कर लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं नोट, देखिएगा ध्यान से, पहला सम ऑफ ऑल दी डेटा क्या होगा, तो आप मुझे क्या बताएंगे, तो बताएंगे समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi, इसी को सम ऑफ ऑल द डेटा बोलते हैं, जो कि होता है n इंटू एक्स बार। n इंटू एक्स बार में नंबर ऑफ मतलब ऑब्जर्वेशन है, उसको अगर मीन में गुणा कर देंगे, देखिएगा यहाँ से, तो हमको क्या मिलेगा, सम ऑफ ऑल द डेटा मिल जाएगा। बेसिकली ये बहुत ही छोटा मतलब है, समझ में आ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, बट अब भी थोड़ी देर में देखिएगा ये कितने अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व करता है। और यही इसकी खूबसूरती है कि ये बहुत ही बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करता है और फील तक नहीं होता कि हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 3 2
174, 173, 172, 179, 178 क्वेश्चन मार्क। बोल रहा है कि इस डेटा का अरिथमेटिक मीन बताइए। क्या 174, 173, 174, 172, 179, 178। ठीक है, तो सोल्यूशन देखिएगा, आपको पता है x बार इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ ऑल, देखिए ये ऑब्जर्वेशन है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, ये डेटा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। कितने डेटा है? 5। ये इंटरेस्टिंग बात है और ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन 174 प्लस 173 प्लस 172 प्लस 179 प्लस 178 डिवाइड बाई 5। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब नॉर्मली क्या होता है, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन ना इसलिए भी नहीं रहता है कि बस आप केवल कुछ भी अनाप शनाप समझ में आ रहा आप करते रहे, आपका टाइम बर्बाद होता रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इसको ना सोचना चाहिए कैसे और जल्दी से सॉल्व हो सकता। तो देखिएगा, मैं यहाँ से 170, यहाँ से 170, यहाँ से 170, यहाँ से 170, यहाँ से 170 अलग कर लूँगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 170 गुणे 5/5 जाएगा वो, प्लस अब बचा क्या, बचा है 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 8 डिवाइड बाई 5। मैंने क्या किया, 170 सबका अलग करके मल्टीप्लाई बाई 5 करके डिवाइड बाई 5 अलग अलग डिवाइड कर दिया दोनों का। ठीक है, अब ये आपको पता है ये 5 से 5 कट जाएगा तो 170 हो जाएगा, प्लस यानी कि 170 सबका अलग करके निकाल लेते 170 बाहर आ जाएगा एवरेज में। और इसको देखिए क्या, 4 3 7 2, 4 3 7 2 9 9 9 18, 18 2 20, अच्छा 26, तो 26/5। ठीक है, आप एक बार और अगर कैलकुलेट करना चाहें, जैसे भी 4 3 7 2 9 9 18, 18 2 20 26, करेक्ट है। ठीक है, तो इसको अगर आप काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 25 25, 5.2, तो ये हो जाएगा 175.2। ये आपका क्या हो जाएगा, x बार हो जाएगा, यही आपका जो है मीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी करा था, बट आई एम नॉट श्योर कि ये पूरा रिकॉर्ड हो पाया था कि नहीं हो पाया था, इसीलिए मैंने इसको जो है फिर से करवा दिया। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट विद दी अनदर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अब धीरे धीरे जो है ना इंटरेस्टिंग बनेगा, और याद रखिएगा अरिथमेटिक मीन इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कुछ पूछा जाएगा तो अरिथमेटिक मीन से ही पूछा जाएगा, तो इसलिए इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से करिएगा। मैं आपको स्ट्रांगली मतलब सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए बहुत कोई ऐसे एडवांस किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रॉब्लम्स जो भी होंगे इसके मैं आपको एक सेट दे दूंगा प्रॉब्लम की, आप उसे कर लीजिएगा। आपके दिलचस्प मतलब क्या बोलते हैं, अपनी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए। बेसिकली आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या होगा, तो आपको करना ये होगा कि आपके पास अगर आर.डी. शर्मा की किताब है, आर.डी. शर्मा से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाइए, एग्जाम्पलर में अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। तो वो आप ढूंढिए कहाँ पर है, किसी के पास वो मिल जाएगा, 12th बच्चे के पास होता है, तो उससे जो है ना एग्जाम्पलर से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इनफ हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मेरे पास मिलता है तो मैं उसको जो है ना क्वेश्चन बनवा के भेज दूंगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखने में ना घबरा जाता है लड़का, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, आंसर आपके हाथ में होगा, कोई टेंशन नहीं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा बोल रहा है the mean of 30 terms is 8। बोल रहा है कि the mean of 30 terms is 8। 8 टर्म्स का जो मीन है वो 8 है। वन ऑफ द टर्म्स, ध्यान सुनिएगा, वन ऑफ द टर्म्स amongst the series is 12। बोल रहा है कि 30 टर्म्स का मीन जो है वो 8 है, तो उसमें से, और उस जो मतलब जो टर्म्स है उनमें जो सीरीज है उसमें से एक टर्म क्या है, 12 है। विच वॉज फाउंड रॉन्ग, मतलब बाद में पता चला कि अरे भाई ये तो गलत कैलकुलेट कर लिया गया था, जो आपने 12 बोला था एवरेज निकालने के लिए वो गलत है। तब क्या बोल रहा है, विच वॉज फाउंड रॉन्ग। देन फाइंड दी, क्वेश्चन है फाइंड करेक्ट मीन। ध्यान से देखिएगा, मीन इफ, देखिएगा करेक्ट मीन इफ
फर्स्ट द रॉन्ग नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सीरीज, द रॉन्ग नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीरीज। बोल रहा है कि बताइए मीन बताइए जबकि रॉन्ग नंबर हटा दिया जाए, मतलब अभी जो 30 थे उसमें से ये 12 हटा दिया जाए तो बचेंगे कितने, 29। तो आपको इसका मीन निकालना है। दूसरा ध्यान से देखिएगा, रॉन्ग नंबर इज रिप्लेस्ड बाई, रॉन्ग नंबर इज रिप्लेस्ड बाई 18। देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये वन ऑफ द की प्रॉब्लम है, की प्रॉब्लम है, एकदम मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है समझने के लिए कि मीन कैसे काम करता है। और यही जो है ना वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखिएगा सोल्यूशन, मैं इसको आपको दो पार्ट में यहीं पर ना सिंपल सोल्यूशन है ए और बी दोनों को सॉल्व कर दूंगा और आप देखिएगा कितना आसानी सॉल्व होता है। देखिएगा ध्यान सुनिएगा, पहला क्या बोल रहा है कि पहले बोल रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया मीन निकालना है, आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, टोटल सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, ध्यान सुनिएगा, बोला 30 टर्म्स जो का मीन जो है वो 8 है। इसका मतलब क्या दिया, ध्यान सुनिएगा, गिवन एक्स बार इक्वल टू सम बाई 30, एक्स बार मतलब 8 इक्वल टू सम बाई 30, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब टोटल जो सम होगा, ध्यान सुनिएगा, टोटल यहाँ पर टोटल सम लिख लीजिए, टोटल सम जो होगा वो कितना होगा 8 गुणे 30, यानी कि 0 0 0 8 3 का 24 240, और कुछ होगा 8 3 का 24 और 2 शून्य 2400, नहीं एक ही 80 8 80 240 होगा, ठीक है, एक 8 है बस, 0 नहीं है। टोटल सम कितना है 240, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ से बोल रहा है देखिए ये टोटल सम 240 था, उसमें से बोल रहा है कि जो रॉन्ग नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करके मीन निकालिए। ध्यान सुनिएगा, तो ये देखिए एक्स मीन करेक्ट, करेक्ट मतलब जो आपने अभी जो बदला है उसके लिए करना क्या होगा आपको, ध्यान सुनिएगा, 240 में से आपको बेसिकली किसको माइनस करना होगा, 12 को, क्योंकि जो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, और डिवाइड बाई क्या होगा, अगेन 30 होगा कि 29 होगा, आप बताइए। आप सोचिए कि आपके पास टोटल 30 डेटा थे, उसमें से एक डेटा निकाल दिया, तो एवरेज निकालने के लिए आपको डिवाइड किससे करना होगा, यस आप करेक्ट सोच रहे थे, 29 से डिवाइड करना होगा। अब ये जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट मीन होगा। क्लियर है। दूसरे पर बात करते हैं, रॉन्ग नंबर इज रिप्लेस्ड बाई 18। अच्छा एक बात बताइए, टोटल सम कितना होगा, अभी भी टोटल सम इक्वल टू दिया है 240, करेक्ट है जी। अच्छा तो एक्स बार करेक्ट, जो नया जो करेक्टेड सम मतलब जो मीन होगा वो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। पहले तो 240 में से आप 12 को हटा देंगे, 240 में से पहले आप 12 को क्या करेंगे, हटा देंगे। जो प्रॉब्लम दे रहा है, जो हमारा जो एक्स्ट्रा है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। अच्छा उसके साथ जो करेक्ट है, करेक्ट वैल्यू क्या है, उसको रिप्लेस किससे करा जा रहा है, 18 से, मैं उसको वापस 18 ऐड कर दूंगा। नहीं समझा, 240 में से माइनस 12 कर दिया और प्लस 18 कर दिया, और डिवाइड बाई कितना, 29 या 30, करेक्ट 30। पता है ना क्यों, क्योंकि देखिए सर 30 में से एक को हटाया तो हो गया 29, लेकिन फिर एक को ऐड कर दिया तो हो जाएंगे कितने, 30। तो टोटल ऑब्जर्वेशन 30 और टोटल डेटा ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हो कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेशन आपका काम है, नोट कर लीजिए फट से। अगर आपको बस ज़्यादा टाइम ना मिल पाए लिखने के लिए तो आप पास करके वीडियो क्या करें, नोट कर ले, समझ में आ रहा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही फालतू टाइम छोड़ूँ, ये समझ में आ रहा है वो दिक्कत है। दूसरी बात ये भी है कि जब भी आप वीडियो देखते हो, जब भी देखते हो यार वीडियो लाइक किया करो, ठीक है, कमेंट करके बताया करो कि समझ में आया नहीं आया, समझ में आ रहा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर समझ में आ गया, तो क्या कमेंट करें, अरे गधे कमेंट करके बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, उससे क्या होता है पता चलता है कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है, और अपने को ना काम करने का और मज़ा आता है, एंथुसियास्टिक फील होता है, अरे बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है बच्चों को। नहीं तो नहीं, अपन ना लाइक करेंगे ना कमेंट करेंगे और हम गधे की तरह पढ़ाते रहे, गलत बात है। थोड़ा ये सब थोड़ा ना कम गलतियाँ करो, समझ में आ रहा, ये बहुत अच्छी बातें नहीं है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द अनदर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट
n नेचुरल नंबर बोल रहा है भाई साहब, फाइंड कीजिए अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। देखिएगा आप वीडियो पॉज करके आप फाइंड करने की कोशिश कर ले, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। समझ में आ रहा? ध्यान सुनिएगा। आप बताइए x बार क्या होगा? x बार क्या होता है? मीन क्या होता है? सम ऑफ द डेटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। अच्छा, कितने हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n तक, और डिवाइड बाई कितना होगा? ऑब्वियस ही बात है, ये n डेटा है तो n से डिवाइड होगा। अच्छा, अब कोई लोग n से n मत काट देना, नहीं तो तुम कितने कलाकार हो, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, और ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो ये होता क्या है आप सब जानते हैं, n + 1 डिवाइड बाई 2, ये ऊपर वाला डेटा होता है, और डिवाइड बाई n। आप सब जानते हैं इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो n + 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 1 कर दे तो ये क्या हो जाएगा 1/n, n से n कैंसिल, आंसर क्या आएगा n + 1/2। दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया? अगेन नोट डाउन करें फटाक से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, फाइंड अरिथमेटिक मीन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। बोल रहा है अरिथमेटिक मीन निकालिए स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगेन वीडियो पॉज करके आप एक बार इसे ट्राई देना चाहिए आपको, नहीं तो ये देखिए सोल्यूशन। आपको पता है x बार इक्वल टू क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। अच्छा, ये सर क्या दिया है, डिवाइड बाई कितना, n स्क्वायर या n? अब इतना भी गधा मत बनिएगा, n। मैं जानता हूँ आप n स्क्वायर सोच रहे होंगे, लड़के जो हो जल्दी ना सोच लेते, अगर नहीं आप सोच रहे तो आप बहुत होशियार हैं। अदरवाइज सब लोग जितने भी मैं क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ ऐसे जैसे लिखा, अब मैं पूछा लड़के n स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर, अबे n स्क्वायर नहीं है, n डेटा है भाई साहब, डेटा n नेचुरल नंबर का स्क्वायर है बस। अच्छा, ये ऊपर वाले सम को आप पता है, आपको क्या पता है, ये n + 1 2n + 1 बट्टे क्या होता है 6, गुणे आपको पता है ये क्या जाएगा 1/n, तो n से n कैंसिल, बचेगा क्या n + 1 2n + 1 बट्टे 6, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। चलिए फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ तक बात आ ही गई है तो ये भी देख ले, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + डॉट 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 प्लस n × n + 1। इसका भी आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है इस सीरीज का। समझ में आ रहा? अच्छा, एक बात बताइए, डेटा कितने, सोल्यूशन ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने या आपको मैंने अगर पढ़ाया है, समझ में आ रहा है, अगर आपको मैंने अगर पढ़ाया है सीक्वेंस सीरीज, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है ये क्या है, ये है साइमल्टेनियस सीरीज। साइमल्टेनियस सीरीज में आपको अनंत टर्म निकालना होता है, उस पर समेशन लगा के आपको सम ऑफ द सीरीज मिल जाएगा। ध्यान सुनिएगा, तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ सम ऑफ सीरीज। तो सम ऑफ सीरीज समेशन क्या होता है, TR, यहाँ पर r = 1 to क्या होता है n। अच्छा, तो समेशन r = 1 to n, और rth टर्म क्या है यहाँ पर r + 1, जो कि बाद में क्या आ जाएगा समेशन r = 1 to n, ये क्या आ जाएगा r² + r। अब ये समेशन अलग अलग हो जाएगा, समेशन r², समेशन r = 1 to n, r = 1 to n। आपको पता है r², यानी अभी थोड़ी देर पहले बात की है, क्या हो जाएगा n + 1 2n + 1/6 प्लस ये क्या हो जाएगा n + 1/2। सर कॉमन क्या होगा, n + 1/6 कॉमन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2n + 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 3n + 1, 2 3 6, 3 यहाँ पर जाएगा ऊपर, सॉरी 3 ही बस बचेगा, 3n + 1 नहीं, केवल 3 बचेगा, क्योंकि n + 1 बाहर है, यहाँ 2n + 1 और यहाँ पर 3। क्लियर है? अच्छा, ये 2n + 4 हो जाएगा, तो ध्यान से बचा क्या n + 1 क्या हो जाएगा 2n + 4 डिवाइड बाई 6, 2n से 2 बाहर निकलेगा और ये 6 को काट के 3 कर देगा, क्या जाएगा n + 1 n + 2/3। क्लियर है?
अब ये देखिए इसमें कुछ गलती हुई होगी तो केवल कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती। ध्यान सुनिएगा। तो क्या हो जाएगा, अब मीन क्या होगा आपको पता है, सम, टोटल सम क्या हो जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3 डिवाइड बाई n से और डिवाइड करेंगे मीन के लिए। तो n से n कर, सर क्यों n से डिवाइड कर, अरे बेटा क्योंकि ये n टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये क्या है लास्ट टर्म n टर्म है। क्लियर है। अच्छा तो आंसर क्या आ जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3। अब ये देखिए कितने भी जितने भी आपने अरिथमेटिक सीरीज पढ़े होंगे या साइमल्टेनियस सीरीज पढ़े होंगे, चाहे जियोमेट्रिक पढ़े होंगे, कुछ भी पढ़े होंगे, ऐसे सीरीज में दे करके पूछ सकता है इसका अरिथमेटिक मीन बताइए। तो आपको क्या निकालना है, सम ऑफ द होल सीरीज डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म। समझ में आ रहा है। देखो सब्जेक्ट का देखना लेंथ कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये। अब ये किसी भी चीज़ को पूछ सकता है अगर पूछना चाहे तो। समझ में आ रहा है। एक जियोमेट्रिक साइमल्टेनियस क्या बोलते हैं, मतलब मिसलेनियस सीरीज, साइमल्टेनियस सीरीज बोल रहा हूँ, मिसलेनियस सीरीज में एक जियोमेट्रिक सीरीज जनरेट करके सॉरी, एक मिसलेनियस सीरीज में ज्योमेट्रिक सीरीज जनरेट करके उसका मीन आपसे पूछ सकता है। समझ में आ रहा है। इस तरीके से इसका स्कोप समझे। क्लियर है। चलिए, और अगर आप वहाँ पर चैंपियन है तो यहाँ पर आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो पॉज करें, लेक्चर को क्वेश्चन को नोट करें, समझ में आ रहा और आगे बढ़े। ठीक है। जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मेरे व्हाट्सएप हमेशा खुले हुए हैं। ठीक है। और अगला चैप्टर भी सोच लीजिए, चूँकि आप लोग अब बता रहे हो क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो अब मैं वही उसी हिसाब से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है। आई डोंट हैव एनी इश्यू या प्रॉब्लम। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक चीज़ और बताता हूँ। अभी तक हमने अरिथमेटिक मीन निकाल रहे थे कौन से डेटा के, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के। अब जो अरिथमेटिक मीन निकालेंगे वो निकलेगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा लिखिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा अरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डेटा। ठीक है। अच्छा, इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेटा रहता है और फ्रीक्वेंसी रहती है कि एक डेटा जैसे 5 है तो 5 कितनी बार आया है। ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ। तो इसमें जो डेटा रहता है वो किस तरीके से दिया रहता है, तो एक टेबल दिया रहेगा। क्लियर है। ध्यान सुनिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा xi और यहाँ लिखा रहेगा fi। ठीक है। xi fi मतलब डॉट 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 डॉट। समझ, यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 है, यहाँ मान लीजिए 5 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 है। इसका मतलब क्या, इसका अच्छा 5 6 या मान लीजिए 3 है। ठीक है। 3 3 3 नहीं 4 मान लीजिए, चलिए 4। तो इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि 2 डेटा वाले 6 ऑब्जर्वेशन है, 2 डेटा वाले 6 ऑब्जर्वेशन। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मैं अगर आपको अगर मैं पूछता हूँ कि क्लास में, ध्यान सुनिएगा, क्लास में एकदम मीन निकालने के लिए मैं आगे प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका फॉर्मूला लिखने से पहले आप समझ लें कि होता क्या है। अच्छा, मीन होता क्या है, सारे स्टूडेंट का सम, वेट को सम कर दो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दो, एवरेज आएगा। ठीक है। मान लो मैंने आपसे बोला कि क्लास में 5 स्टूडेंट है जिनका वेट है 10 थोड़ा कम हो जाएगा, 20 रख लेते हैं। ठीक है। और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं, सॉरी 6 स्टूडेंट ऐसे जिनका वेट है 20, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं, 20 कहेगा 30 रख लो, 30 रख लो। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट है मान लो 40। ध्यान सुनना। तो मैं पूछता हूँ एवरेज वेट कितना है, मतलब हर स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है। तो आपको पता है एवरेज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट। ध्यान सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो टोटल वेट कहाँ है, टोटल वेट बेटा आपको पता है। अब ये 30 और 40 70 नहीं होंगे कि नहीं। देखिएगा आपको लिखना होगा 6 गुणे 30 प्लस 4 गुणे 40 डिवाइड बाई 6 प्लस 4। देखिए कहानी को समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 6 गुणे 30 का मतलब क्या, क्योंकि 6 स्टूडेंट है जिनका वेट 30-30 किलो है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे स्टूडेंट का, जैसे इन 6 स्टूडेंट का कितना टोटल वेट होगा, 180 किलो होगा। और ऐसे ही 4 स्टूडेंट जिनका 40 है, क्या 160 होगा। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो हमारा क्या क्रिएट करेगा, टोटल वेट। इसी तरीके से अगर आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर यहाँ पर डेटा और फ्रीक्वेंसी दिया, मतलब ये डेटा 5 बार आया है, ये डेटा 6 बार आया है, तो इसका तो मतलब इसको 1 2 3 को मैं क्या नाम दे दूँ, x1 x2 और x3, और इसको मैं क्या नाम दे दूँ, f1 f2 और f3। तो ध्यान सुनिएगा,
देन एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, x1 इंटू F1, x1 इंटू F1 प्लस x2 इंटू F2 प्लस x3 इंटू F3 प्लस डॉट 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 प्लस xn इंटू Fn। क्या होगा, अब सबका मल्टीप्लाई हो गया, सबका क्या हो जाएगा, टोटल मिल जाएगा, डिवाइड बाई F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn, नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए अगर आप इसको अच्छे से समझे ना तो फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, फॉर्मूले का रट्टा, मैं गारंटी देता हूँ। पूरा अरिथमेटिक में, पूरा मीडियन, पूरा मॉड, किसी में भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरी गारंटी देता हूँ, मैं पूरी गारंटी, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने मेरी बात समझी तो, अदरवाइज बेटा खूब रट्टा मारिए, पूरे फॉर्मूले को लिख लीजिए एक पेज पे और उसको रट्टा मार लीजिए, वैसे भी काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे तो ही काम होगा, समझ में आ रहा है, ये कैलकुलस नहीं है, नहीं समझा तो काम नहीं होगा। ये आपको समझ में आया। टोटल देखिए, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट है, लेकिन वेट कितना है, 6 × 30 प्लस 4 × 40, पता है ना, क्योंकि 4 स्टूडेंट है जिनका 40-40 वेट है। अच्छा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इतना तो सिंपल से एनालॉजी तो कोई भी समझ सकता है और समझना ही चाहिए। अच्छा बेटा, तो इसको क्या हो गया, ये सबको जोड़ेंगे अपन, तो इसको थोड़ा फॉर्मूला निकालते हैं, समेशन i = 1 to n क्या हो जाएगा, fi xi डिवाइड बाई समेशन fi, और ये हमारा क्या हो जाता है, x बार, और ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट गिवन फार्मूला है। समझ में आया मैं कहने क्या चाहता था, क्लियर है। चलिए, बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा डेटा ऐसे दिया रहता है, xi ऐसे लिख लीजिएगा, अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा डेटा और यहाँ पर लिख लीजिएगा फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब क्या है, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, जब डेटा रिकॉर्डिंग टेक्निक बता रहा था तो मैं बताया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसे कुछ तो नाम दिया था सब, तो वो चेक कर लीजिए। ग्रुप डेटा समझ में आ रहा, उसके बाद क्लास डेटा था, ग्रुप डेटा भी इसको बोलते हैं क्योंकि ग्रुप डेटा में ही आते हैं, ग्रुप डेटा और क्लास डेटा अलग अलग हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस तरीके से देखिए, अगर आप वो से याद रहे या ना रहे, ऐसे भी याद रहे, ये डेटा दिए, बोला x1 कितने हैं, F1 है, x2 कितने, F2 है। देखिएगा ये तीसरा जो रिकॉर्डिंग है कंटिन्यूअस, जिसमें क्लास दिया रहता है, उसका मीन नहीं निकलता है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको क्या बताता हूँ, जैसे अगर मान लो 0 और 5 के बीच में अगर मान लो 10 लड़के हैं, ध्यान सुनना, तो एग्जैक्टली आप टोटल वेट निकाल सकते हो क्या, नहीं समझा, ध्यान सुनिएगा। जैसे कि अगर मैं वेट का सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, जैसे मान लीजिए 20 और 30 kg का जो क्लास है, वेट का क्लास है, उसमें अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ 30 स्टूडेंट है, बेटा आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते कि ये 300 लड़कों को कितने कितने वेट पर कैलकुलेट किया गया है। और ये जो मीन होता है ना, मीन में क्या होता है, एग्जैक्ट टोटल वेट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट तो मिल जाएंगे, क्योंकि पहले में अगर 30 है, दूसरे में कुछ और होगा, ऐसे सबको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा, समझ में आ रहा। लेकिन क्या नहीं मिलेगा, तो एग्जैक्ट वेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बोल रहा है 20 और 30 kg के बीच में 30 स्टूडेंट है। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है, अब इन 30 स्टूडेंट का वेट एग्जैक्ट कितना है तो आप नहीं जानते, आप नहीं बता सकते। मान लीजिए सबका 15 ही रहे, तब 30 का 15 ही रहे, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन क्या है, इसीलिए नहीं निकाला जाता, इसलिए कभी भी नहीं निकलता। यानी कि जितना भी मीन है, मतलब अरिथमेटिक मीन से लेकर ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जितने भी मीन है पहले से लेकर के आखिरी तक, वेटेड मीन या कंबाइंड मीन, सब मीन का याद रखिएगा केवल 2 ही होता है, एक होता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, दूसरा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसी 2 पर सबको कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए, होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट है क्लास वाले पर क्यों नहीं है, तो एक बार थोड़ा सा नेट पे ना सर्च मार लीजिएगा, क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू का अरिथमेटिक मीन क्यों नहीं निकलता है, समझ में आ रहा है। गूगल मारेंगे तो आपको फटाक से पूरा वो डिटेल देगा अच्छे से, क्योंकि मैंने भी वहीं से सीखा है क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि किताब में तो दिया नहीं रहता, वहाँ पर लिखा भी नहीं रहता कुछ। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड अरिथमेटिक मीन, देखिए फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा, बोल रहा है कि नीचे कुछ डेटा दिए हुए हैं, उनका अरिथमेटिक मीन आपको निकालना है। डेटा क्या है, xi fi, ऐसे डेटा दिया हुआ है। देखिएगा 1 2 3 6 3 6, ठीक है।
देखिए डेटा क्या है, 4, 7, 10, 13, 16, 19 और FI कितने हैं, 7, 10, 15, 20, 35 और 30। ये हमारे जो है डेटा है। क्लियर है, ध्यान सुनिएगा। इसका पूछ रहा है आपको मीन बताइए, मीन बताइए, मीन। तो मीन के लिए ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है कि इन सबका क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो यही टेबल अगर इस तरीके के जगह, जैसे क्वेश्चन में तो ऐसे ही दिया रहेगा, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो इसी टेबल को आप ऐसे बनाएंगे। देखिएगा मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे बनाएंगे XI और FI, ठीक है। तो कैसे, XI मतलब पहले आएगा 4, 7, 10, 13, 16 और 19, ये आपके डेटा हो गए XI। FI कितना हो जाएगा, 7, 10, 15, 20, 35 और 30। चलिए, तो XI FI ऐसे ही दे दिया। सोल्यूशन कर रहे हैं अपन, ध्यान सुनिएगा। आपको पता है क्या करना होता है सोल्यूशन में। सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए, ध्यान सुनिएगा। आपको पता है सबको गुणा करना है, तो पहले ही गुणा करके रख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, XI और FI, ये निकाल लीजिए, ठीक है। और समेशन ऑफ FI भी चाहिए, तो समेशन ऑफ FI निकाल लीजिए। समेशन ऑफ FI पहले निकालते हैं। देखिए 10, 7, 17, 17, 5, 22, 10, 32, 32, 20, 52, 52 और 5, 52 और 5, 57, 30, 87, 87, 3, 117, 87, 3, 117। अब देखिएगा यहाँ पर XI 7 चौके 28, 10, 7, 70, 15 दाम 150, 13 दूनी 26, 260, 16 85 को 0 हाथ में लगा 8, 19 48, 48 2 56, 560, 19 दूनी 38, 19 3 57, 570। इन सबको जोड़ दीजिए, समेशन FI XI जोड़ लीजिए सबका, ठीक है। 8 लास्ट में सबके 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब देखिए 7 2 9, 9 5 14, 14 26, 6 26, 26 और 7, 26, 4 30, 3 33 को 3 हाथ में लगा 3, 26 3 7, 26 4 30 3 33, ठीक है। 3 और 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 11 5 16, तो आ गया 1638। तो आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन FI XI डिवाइड बाई समेशन FI, बराबर है टोटल सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, अगर आप बोलेंगे कि सर इसमें 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, तो आपसे गलत कोई नहीं है, इसमें बता देता हूँ दुनिया में। इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये सबका सम यानी 117, क्योंकि 7 स्टूडेंट है जिनका डेटा 4 है, 10 लोग हैं जिनका डेटा क्या है 7 है, 15 है जिनका डेटा कितना है 10। तो इनको सबको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, 1638 बट्टे 117। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर जो है ना पूरा कट जाएगा और आंसर आएगा 14, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए नोट करिए अच्छे से आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे समझ में आ रहा। अच्छा, अब इस टेक्निक में सबसे डिफिकल्ट बात क्या है, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन जो अपन आगे बढ़ रहे हैं, इसको कुछ ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा कभी लिखा हो ऐसा या कभी ऐसा दिया हो, ठीक है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। इस टेक्निक में सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ये XI FI को निकालना। और चूंकि अगर मान लो XI बड़ा हो जाए और FI बड़ा हो जाए, दोनों की वैल्यू बड़ी बड़ी हो जाए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा वैल्यू आएगा। पहली बात तो अगर 7 ही मल्टीप्लिकेशन करना तो 7 बड़े बड़े वैल्यू आएंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ अगर 7 बड़े वैल्यू आए फिर उनको जोड़ना, समझ में आ रहा है, तो ये बहुत ही टीडियस वर्क होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है, समझ में आ रहा है। तो हम इसको जो है लिख लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे वो करता है। पहले उस मेथड को समझते हैं, समझ में आ रहा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा।
लिखिएगा, हेडिंग ऐसे छोटा सा डाल लीजिएगा, शॉर्टकट लिखिएगा, अज्यूम्ड, हेडिंग है अज्यूम्ड मीन मेथड टू कैलकुलेट मीन assumed this method to calculate mean if x and f are large। क्या कहानी है, x मतलब डेटा, f यानी फ्रीक्वेंसी अगर बहुत बड़ा है तो इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व किया जाता है। तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि आप एक मीन पहले ही अज्यूम कर लेते हैं। जैसे आप डेटा देखिए ध्यान से, अगर आपको कुछ भी उठा लीजिए 10, 12, 15 जो भी आपको लगता है कि भाई ये मेरा मीन होगा या हो सकता है, वही आप अज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद से ये कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ध्यान सुनिएगा, तो स्टेप लिखिएगा। स्टेप 1 है टेक एनी आर्बिट्ररी क्या है, टेक एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ए एज मीन। इसी को हम बोलते हैं आर्बिट्ररी पॉइंट ए एज मीन। मैंने इसी को अज्यूम्ड मीन बोला जाता है कि हमको क्या किया, मैंने किसी भी आर्बिट्ररी नंबर, आर्बिट्ररी पॉइंट बोल रहे हैं, आर्बिट्ररी नंबर, बेसिकली कोई भी आर्बिट्ररी नंबर ए को मैं अपना मीन मान लिया। ठीक है, ध्यान सुनना। उसके बाद क्या करता है, स्टेप 2 obtain summation of fi di where di इक्वल टू क्या है, तो ये है xi माइनस ए। बेसिकली यही है, बेसिकली डेविएशन निकाला जाता है कि मतलब मेरा जो डेटा है वो जो अपना अज्यूम मीन है उससे कितना मतलब डिफ्लेक्स हुआ है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। स्टेप 3, अगर ये निकल गया तो आंसर आ गया। तो x बार इक्वल टू क्या होगा, a प्लस जो भी a है उसमें प्लस करेंगे क्या चीज़, समेशन fi di डिवाइड बाई समेशन fi। आपने fi di निकाला, उसमें समेशन fi से डिवाइड करेंगे और उसको a से ऐड कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। समझ में आया, आसान है। देखिएगा, अब इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कैसे, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपको लिखना है तो ये लिख लीजिएगा। ये क्या है, डेविएशन, क्योंकि ये बाद में आएगा। डेविएशन ऑफ xi फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम ए से हमारा xi जो कितना डेविएट हुआ, कितना बदला हुआ, हल्का मतलब इधर उधर है। समझ में आ रहा, तो ये बाद में अपन करेंगे। चलिए मैं आपको सॉल्व करता हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन के लिए प्रीवियस वाला क्वेश्चन उठाते हैं। जो हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ना, उसी क्वेश्चन को उठाते हैं। क्यों सर, क्योंकि सर उसका हमको मीन ऑलरेडी पता है, उसका मीन आएगा 14। क्या हमारे इस टेक्निक से भी 14 ही आएगा, ऐसा हम सोच रहे हैं या ऐसा हम देखेंगे। ठीक है, चलिएगा ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन, फाइंड मीन विद अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकाले, ऐसा बोल रहा है। ऐसा कभी लिखेगा नहीं, xi fi। ध्यान सुनिएगा, मैं पहले लिख देता हूँ अच्छे से। xi क्या होता है, 4, 7, 10, 13, 16, 19। ध्यान सुनिएगा। fi क्या है, 7, 10, 15, 20, 35 और 30। तो मीन क्या होगा, मैं थोड़ा सा ना कैलकुलेट करके मैं देखता हूँ। देखो ये टोटल इधर देखिए, ये डेटा भी बड़ा है, ठीक है, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बड़ा है। तो मैं ऐसे बीच में ऐसे ही मैं कुछ तो मान रहा हूँ। मैं मान लिया, ध्यान सुनिए, ऐसे आर्बिट्रेरी लेता। मान लीजिए मैंने 13 को मान लिया, ये मेरा अज्यूम्ड मीन है। मैंने अपना बहुत दिमाग लगाया, बहुत होशियार हूँ मैं, समझ में आ रहा। मैं 13 को मतलब कोई भी एक डेटा ले सकता हूँ। मैं 13 ले लिया, मैं 10 भी ले सकता था।
मैं 16 भी ले सकता था, मैं 19 भी ले सकता था, मैं 7 भी ले सकता था, कुछ भी ले लूँ, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जितना खराब लेंगे उतना ही नुकसान आपको भरना पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए, तो उसके बाद, अच्छा तो सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो वही काम है यार, कुछ नहीं, लफड़ा ही नहीं है। फिर क्या निकालेंगे? डी आई मतलब क्या होता है? एक्स आई माइनस ए आई। जो भी आपका एक्स है उससे आपका जो मीन है, अज्यूम्ड मीन है, वो कितना क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, वो निकालना। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। 4 माइनस 13 एक निगेटिव नंबर होगा, तो आप ध्यान से 9 4 13 तो -9। क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ब्रैकेट है तो इसका मतलब 9 आएगा यहाँ पे। 7 माइनस 13 -6, क्या है? 7 माइनस 13 बराबर है ना 10 माइनस 13 -3, 13 माइनस 13 0, 16 माइनस 13 16 माइनस 13 यानी कि 3, और 19 माइनस 13 यानी कि 6। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या निकालेंगे सर? देखिएगा, उसके बाद निकालेंगे एफ आई डी आई। अच्छा एक चीज़ तो आप समेशन एफ आई आप तो जानते ही होंगे, समेशन एफ आई क्या होगा? 117। कोई और दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, ठीक है? ध्यान सुनिए, एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई क्या होता है? इन दोनों का गुणा करेंगे। 9 सत्ते 63 माइनस 63 माइनस 60, 15 तियाँ 45 माइनस 45, 20 जीरो में 0 0, 35 तियाँ 3 पचे 15 को 5 हाथ में लगा 1, 3 3 का 9, 1 10 105, करेक्ट है। अच्छा 6 3 का 18 180। अब आपको निकालना है, ध्यान सुनिएगा, समेशन एफ आई डी आई। अच्छा समेशन एफ आई डी आई क्या है? इन दोनों को प्लस को एक साथ करिए, 1 1 2 8 5 285 माइनस, ध्यान सुनिएगा, इसको जोड़िए, 5 3 8 5 3 8 6 6 12 4 16, 6 6 12 4 16, करेक्ट है? माइनस कर दिए, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ आएगा 7 में से 6 जाएगा 1 1 में जाएगा 117 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा? 117। तो एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? याद है आपको एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा था? तो एक्स बार इक्वल टू है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ए की वैल्यू क्या है थोड़ा सा बताइए? ए की वैल्यू आपने क्या लिखा? अज्यूम मीन क्या है? ए 13 है आपका, तो यहाँ पर लिख दीजिए 13 प्लस एफ आई डी आई कितना है? 117, तो 117 डिवाइड बाई एफ आई 117 117 से 117 कैंसिल, बचेगा 13 प्लस 1 यानी कि 14। क्या आपको पता है यही आंसर है? इसी तरीके से आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं चाहता हूँ आप 16 सॉल्व कर लें एक बार 10 सॉल्व कर लें, हमेशा आंसर है। या आप छोड़ दीजिए 16 10 ना लेकर के आप 12 लीजिए जो इसमें डेटा ही ना दिया हो। क्या मतलब ऐसा नहीं है ना डेटा दिया रहना चाहिए, नहीं, जो अज्यूम हुई ना वो कुछ भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, इसलिए मैंने लिखा था कि वो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई रोक टोक या कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? इस तरीके से, इसी तरीके से ये अरिथमेटिक मीन वाला कंसेप्ट जो है खत्म हो जाता है। अरिथमेटिक मीन में जो बहुत आपको अच्छे से ध्यान रखनी है वो ये है, अरिथमेटिक मीन तभी निकालते हैं जब आपको टोटल सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, बस यही हमारा होता है। अब देखिएगा इसमें 2 इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पर निकलता है या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है। डिस्क्रीट मतलब जिसमें क्लास ना दिया हो, क्योंकि अगर क्लास दिया रहता है तो उसका मीन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा सर? क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 जो लड़के हैं उनका वेट एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि आपका टोटल सम नहीं निकल के आएगा। क्लियर है? उसमें रेंज दिया है, बोल रहा है कि 10 और 20 के बीच में, बट वो एग्जैक्टली किसका कितना है वो नहीं दिया है। हो सकता है कि 10 और 20 के बीच में 15 तक 15 ही सबका हो, या हो सकता है 14 सबका हो, या हो सकता है कुछ लोगों का 12 हो, कुछ लोगों का 14, कुछ लोगों का 15 हो। समझ में आ रहा है? तो आप नहीं जानते कि 10 और 20 के बीच में किसका कितना वेट है। समझ में आ रहा? अब नहीं जानते तो आपका टोटल सम क्या है? नहीं निकलेगा। जब टोटल सम नहीं निकलेगा इसलिए आपका मीन नहीं निकलेगा, अरिथमेटिक मीन नहीं निकलेगा। मतलब किसी भी मीन में, देखिए मीन इसलिए आसान भी है क्योंकि किसी भी मीन में केवल और केवल 2 टाइप के डेटा पर ही कैलकुलेट किया जाता है। एक है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, दूसरा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो अभी तक पहला मीन था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हेडिंग डालिए,
देखिएगा जो दूसरा हेडिंग है लिखिएगा, पहला था अरिथमेटिक मीन, उसके बाद दूसरा लिखिएगा वेटेड अरिथमेटिक मीन। बेसिकली काम क्या है, ध्यान सुनिएगा, लोग जैसे ना ये वेटेड देख करके घबरा जाते हैं, जबकि कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जब भी ऐसा दिखे तो तुमको ये सोचना है अरिथमेटिक मीन विद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अरिथमेटिक मीन विद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या थोड़ा सा आप अपने भाषा में थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या रहता है, डेटा एंड इट्स वेट इज गिवन, वेट इज गिवन। क्वेश्चन में क्या रहता है, डेटा दिया रहता है, उसका वेट दिया रहता है। और वेट होता क्या है, बेसिकली वेट होता क्या है, WEIGHT, वेट होता क्या है, वेट होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ही होता है ये। इसका मतलब क्या है कि ये डेटा कितनी बार आया हुआ है, यही होता है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? बेसिकली इसका नाम अलग है, वेटेड अरिथमेटिक मीन, नाम बस बदल दिया गया है, बट ये है क्या दिया रहता है, ये डेटा एंड इट्स वेट इज गिवन। उस क्वेश्चन में डेटा दिया रहता है, उसका वेट दिया रहता है, और वेट का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा तो सर इसका मतलब क्या है, तो डेटा कैसे दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है, ध्यान से सुनिएगा, डेटा ऐसे दिया रहता है। इसमें ये हमारा डेटा है, सॉरी ऐसे लिख देता हूँ, डेटा जिसको हम XI बोल सकते हैं, और ये उसका वेट है जिसको हम उसको WI बोलते हैं। तो सर कैसा रहता है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा तो देखिए X1, X2, X3 एंड सो ऑन, और W1, W2, W3 एंड सो ऑन। सर ये W1 क्या, ये बेटा वेट है। वेट का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, मतलब X1 कितनी बार आया है, तो W1 बार आया है। क्लियर है, बस वही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी अगर आपसे कोई पूछे वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या था, कुछ नहीं। अच्छा सर इसमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, नहीं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन रहेगा ही नहीं। अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो भी उसको क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी के माध्यम में लिख लेंगे कि ये कितनी बार आया, ये डेटा कितनी बार। जैसे सर कैसे कैसे, सर देखिए जैसे कुछ मान लीजिए इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में लिख रहा हूँ 1 2 3 1 2 2 5 4 3 2 और 6, ये मान लीजिए डेटा दिया होगा, तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हैं। तो इसको अगर मैं डेटा बनाऊंगा तो 1 कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है। अब मैं लिखता हूँ 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4। अच्छा 3 कितनी बार आया है, तो 1 2, और 4 कितनी बार आया है, तो 1 बार, 5 कितनी बार आया है, तो 1 बार, 6 कितनी बार आया है, तो 1 बार। ये तो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया, ये उसका वेट हो गया या फ्रीक्वेंसी हो गया। अब आप जो मेथड लगाना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आप जानते हो, समझ में आ रहा है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा तो सर अच्छा आपने बोल दिया कि सर जो वेट है वही फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब सर इसका अरिथमेटिक मीन यानी x बार यानी वही होगा क्या, यानी वेटेड अरिथमेटिक मीन, याद रखिएगा वेटेड अरिथमेटिक मीन यानी x बार वही होगा क्या, कि समेशन ऑफ XI WI डिवाइड बाई समेशन ऑफ WI, समेशन ऑफ XI FI डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI, यही रहता फॉर्मूला। हाँ सर यही के यही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम चीज़ गुणा करिए, सम करिए, डिवाइड बाई सारी फ्रीक्वेंसी को सम करके डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ रहा, जिस तरीके से वो कर रहे थे उसी तरीके से वेटेड अरिथमेटिक मीन भी निकल के आएगा। कोई भी अलग कोई भी करिश्मा या कारनामा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक और इस पर क्वेश्चन उठाते हैं, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा, वो आपको बता देगा कि कहानी क्या चल रही है। देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, मज़ा आएगा आपको। क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन, फाइंड वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n natural number when weight of each natural number
weight of each natural number is proportional to itself। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या बोल रहा हूँ मैं, बोल क्या रहा है, आपको वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना है जब, अच्छा फर्स्ट n नेचुरल नंबर के, ठीक है, जहाँ पे हर नेचुरल नंबर, हर वैल्यू का जो वेट होगा वो अपने खुद के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ध्यान से डेटा देखना चाहें तो क्या है, कहानी है हमारा xi है और हमारा wi है। तो डेक्स में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड डॉट 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 लास्ट में n होगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इनका वेट कितना है, तो 1 का 1 ही होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, डॉट 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 n का n होगा। यही तो बोल रहा है ये, when weight of each natural number is proportional to itself, जिसका वेट हुआ उसके बराबर ही है, उसके प्रोपोर्शनल है, मतलब 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा। अच्छा सर, सोल्यूशन सर, तो वेटेड, ध्यान सुनिएगा, वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होगा, समेशन, ध्यान सुनिएगा, xi wi अपॉन समेशन wi। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे xi wi क्या हो जाएगा, 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3 plus dot 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 plus n into n divide by sum 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n। ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है, लड़का क्या करता है, डिवाइड बाई n कर देता है एक्साइटमेंट में। नहीं, आपको ना वेट का डिवीजन 1 plus 2 plus, इसीलिए छोटा सा टेबल बनाना जरूरी था समझने के लिए कि हमको इसका सम से डिवाइड करना है। क्लियर। ऊपर देखिए, ये क्या, ऊपर क्या लिखा है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। नीचे क्या लिखा है, 1 plus 2 plus 3 plus डॉट 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 प्लस n लिखा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका सोल्यूशन तो आप दुनिया, अगर आपको मैंने पढ़ाया सीक्वेंसरी तो ये आपको सोचने की बात नहीं है, आपको, मुझे नहीं लगता इसमें आपको टाइम लगना चाहिए। अच्छा, तो होगा क्या सर, ये होगा क्या, ये आप जानते क्या होता है, n plus 1 2n plus 1 बट्टे 6 गुड़े, ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, डिवाइड अपॉन n plus 1 ऊपर जाएगा 2। देखिएगा ध्यान से, n plus 1 से n plus 1 कैंसल, दूतियाँ 6 कैंसल, बचा क्या है 2n plus 1 by 3। ये हमारा आंसर होगा। अगर आप सही करेंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा। समझ में आया आपको? देखिए, बस थोड़ा सा मेथड पकड़ के रखें, समझ में आ रहा, और फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी। अच्छा, अब अभी तो ये हो गया था दूसरा वाला वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब हम आते हैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा और आपको कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। देखिएगा ध्यान से, तीसरा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। बेसिकली कंबाइंड अरिथमेटिक मीन मतलब क्या, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन को कंबाइन कर देना, कंबाइन कर दीजिए, बांट दीजिए सबको। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, ध्यान सुनिएगा, इसको अगर आप रेफर करेंगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, तो ये बेसिकली है मीन ऑफ मीन। मतलब बहुत सारे मीन है, उनका मीन ले लिया गया। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। लिखिएगा, इफ x1 बार कॉमा x2 बार कॉमा x3 बार कॉमा डॉट 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 कॉमा xn बार, xn नाल बोल करके x के बार लिखिए, x के बार आर मीन ऑफ k series of sizes n1 comma n2 comma n3 dot 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 nk full stop, sorry, respectively full stop. Then mean of combined series is given by, आप बताइए क्या होगा। मैं अब आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ,
जिंदगी भर आपको भूलेगा नहीं। देखिएगा, एक सीरीज में n1 डेटा है जिसका मीन है x1, दूसरे सीरीज में n2 डेटा है जिसका मीन है x2, तीसरे सीरीज में n3 डेटा है जिसका मीन है x3। अब ऐसे ही टोटल k सीरीज है, k वाले में nk डेटा है और उसका मीन क्या है xk है। ध्यान सुनिएगा, बोल रहा है इन सबको कंबाइन करके एक नया सीरीज बनाया जाए। ध्यान से सुनिएगा, सबको कंबाइन करके एक नया सीरीज बनाया जाए तो उस सीरीज का मीन क्या होगा। तो ये देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आया। कंबाइंड मीन या कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, बोलिए कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इक्वल टू क्या। मैं आपको बताता हूँ, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो बराबर है, क्लियर है, एकदम फॉर्मूला वही है। टोटल सम कैसे निकलेगा। अच्छा, पहले सीरीज में आपके पास n1 डेटा है और उसका मीन क्या x1 है, तो उसका टोटल, उसका पहले सीरीज का सम कितना होगा, तो होगा n1 इंटू x1 बार प्लस आपको दूसरे सीरीज के सारे डेटा का सम निकालना है, क्या हो जाएगा n2 इंटू x2 बार प्लस डॉट 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 प्लस nk इंटू xk का बार। इस तरीके से ध्यान सुनिएगा, ये मैंने क्या किया, पहले सीरीज का सारा सम, दूसरे सीरीज का सम, तीसरे सीरीज का सम, सबको जोड़ दूंगा तो मेरे को टोटल सम मिल जाएगा। अब सर तो अगर सबको एक में कर दिया तो सब में टोटल कितने डेटा है, तो पहले सीरीज के n1 डेटा, दूसरे सीरीज के n2 डेटा और लास्ट सीरीज के nk डेटा। समहाउ ये वेटेड नहीं दिख रहा है या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं दिख रहा है अरिथमेटिक में, बेटा सेम है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सोचो कि पहले में अगर n1 डेटा है और उसका अरिथमेटिक मीन x1 है तो उसमें टोटल सम कितना होगा, तो n1 x1। दूसरे का भी सम निकाल लो, ऐसे ही सबका सम निकाल के जब जोड़ दोगे तो ये पूरे कंबाइंड सीरीज का सम आ जाएगा, डिवाइड बाय कंबाइंड सीरीज में कितने डेटा है। या इसको अगर अपन ऐसे लिखते हैं तो समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ni xi, यहाँ पर i इक्वल टू 1 to k डिवाइड बाई समेशन i इक्वल टू 1 to k, क्या चीज़ ni, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ये हमारा आंसर। क्लियर है मैं क्या बोल रहा था, आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई बहुत बड़ी या कोई बहुत डेंजरस वाली बात नहीं है। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आज ये लेक्चर यहीं पर रोक रहा हूँ, ठीक है। अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर मूव ऑन टू। देख, हो गया क्या, अरिथमेटिक मीन हो गया, वेटेड अरिथमेटिक मीन हो गया, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन हो गया, तो मीन वाला खत्म हो गया। फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन आएगा, हार्मोनिक मीन आएगा, तो पूरा मीन खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा, पूरा मीन खत्म हो जाएगा। फिर ये मीन खत्म हो जाएगा तो फिर अपन मीडियन और मॉड पे जाएंगे। तो अगले लेक्चर में देखते हैं कहाँ तक खींचता है। आपको कंटिन्यूस लेक्चर मिलते रहेंगे, पढ़ते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा समझा नहीं समझा, कौन सा चीज़ आपको अच्छे से समझा, कौन सा नहीं समझा, आप बताएं, ठीक है। व्हाट्सअप मेरा हमेशा खुला हुआ है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है, थैंक यू सो मच, यू आर ऑलवेज वेलकम। बाय बाय, टेक केयर।